डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में भी किसके बारे में पढ़ेंगे? अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। अस्थमा से क्या समझ में आ रहा है? अस्थमा से क्या समझ में आ रहा है? रेगुलर हम लोग लाइफ में भी देखते हैं, किसी को भी बोलते हैं कि ये पर्सन को अस्थमा हो गया है, तो अस्थमा में क्या बोलते हैं? उसे सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ ऐसा चीज स्मेल किया जिससे उसे एलर्जी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, उसे अकबकाहट सा फील होता है। नॉर्मली हम लोग यही अस्थमा जानते हैं कि अस्थमा इसे कहते हैं। तो आज हम लोग अस्थमा में डिटेल पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसा इन्फ्लामेशन होता है, क्या रिस्पॉन्ड करता है हम लोग का बॉडी, तो अस्थमा हम लोग कहते हैं। तो अस्थमा क्या है? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। क्या है? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। तो रिस्पायरेटरी हम लोग क्या होता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन में हम लोग कहाँ जाते हैं? लंग्स के पास जाते हैं। किसके पास जा रहे हैं? लंग्स के पास जा रहे हैं। तो लंग्स में भी ये जो आ रहा है वो क्या है? ये जो आ रहा है क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद भी आगे ब्रांचिंग होता है, उसके बाद ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकस होता है और ब्रोंकियोल्स होता है। क्या होता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलाई। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो लास्ट ऑर्गन होता है, लास्ट होता है वहां पे, एल्वियोलाई से जस्ट जो पहले होता है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। तो ये यहाँ जो ब्रोंकियोल्स है, इसी चीज को हम लोग यहाँ जूम करके देख रहे हैं कि ब्रोंकियोल्स में हो क्या रहा है। तो ये दोनों फिगर में नॉर्मली क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि ये जो ब्रोंकियोल्स है, इसके बीच में जो नाली है, कैनाल एरिया है, वो क्या है? स्पेस ज्यादा है, लेकिन इसके बीच में जो कैनाल एरिया है उसके बीच में स्पेस कम है। तो अब क्यों? अब इसे क्या बोलेंगे? अगर ये मानिए हाथ है, ये ब्रोंकियोल्स है, अगर इसके बीच से अगर दोनों पेन पास हो रहा है तो क्या ये इन्फ्लामेटेड है? नहीं है। अगर ये इन्फ्लामेट हो गया, कोई कपड़ा से हम राउंड कर देते हैं, इस तरह से अगर ये बढ़ गया है, इस तरह से ये हो गया है, तो काफी ज्यादा इन्फ्लामेटेड है। इसके अंदर से एक फिंगर को भी ले जाना मुश्किल हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेटेड बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल है, नॉर्मल एयरवे। क्या है? नॉर्मल एयरवे है। और ये क्या है? अफेक्टेड है, अफेक्टेड एयरवे है। इसे हम लोग अस्थमा भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे? अस्थमा है। ड्यूरिंग अस्थमा, ड्यूरिंग अस्थमा हम लोग कैसा ब्रोंकियोल्स देखने को मिलता है? ड्यूरिंग अस्थमा ब्रोंकियोल्स का जो पाथ है काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो ब्रोंकियोल्स का पाथ है, मानिए ब्रोंकियोल्स का पाथ है, पूरी तरह से इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जब नॉर्मल रहता है तो ओपनिंग इसका खुला हुआ रहता है, जिससे एयर का पास अच्छे से हो सके। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये फिगर में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया? नॉर्मल हम लोग कब बोलते हैं? अब नॉर्मल कब बोल रहे हैं? अस्थमा हो रहा है तो ब्रोंकियोल्स का जो कैनाल है, जो उसका जो पासिंग एरिया है, उसका आसपास का मसल्स है, उसके साथ क्या हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है ज्यादा कैसे हो रहा है। पहले ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, पूरी तरह से वो मसल्स क्या था? रिलैक्स था। अगर वो मसल्स रिलैक्स है तो एयर का पास अच्छे से होगा। जैसे अभी हम पूरी तरह से रिलैक्स हैं, तो यहाँ से जो भी एयर क्रॉस कर रहा हो, आइदर वो आगे से आ रहा हो या पीछे से जा रहा हो, नॉर्मली जा रहा है। एरिया यहाँ इतना एरिया है ना, इतना एरिया बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोई मोटा हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है तो क्या वहां से जो बहाव रहेगा, एयर का जो फ्लो रहेगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा? ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। क्यों आया ऑब्स्ट्रक्शन? क्योंकि यहाँ पे एरिया कवर करने वाला ज्यादा हो गया। तो इस कैनाल में भी यही चीज हो रहा है। ये जो मस्कुलर एरिया है, ये साइड में क्या है? मस्कुलर एरिया है। क्या है? साइड में ये मसल्स है। अब ये मसल्स है, उस मसल्स के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक म्यूकस लेयर रहता है। म्यूकस का एक लेयर रहता है, वही है जो कि एलर्जिक चीज हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, उससे बचाता है। ये तो मसल्स का है। अब ये जो है, ये क्या है? वॉल है। यही वॉल है, इसके ऊपर होता है म्यूकस का लेयर। क्या होता है? म्यूकस का लेयर जो सिक्रीट होते रहता है। हम लोग का जो सर्दी होता है, जो स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, उस टाइम
जो म्यूकस सिक्रीट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। और नॉर्मल लैंग्वेज में जाए, घर का गाँव का लैंग्वेज में जाए तो उसे सर्दी बोल देते हैं, जुकाम बोलते हैं, नेटा बोलते हैं। तो वो क्या होता है, सर्दी जुकाम। उसे हम लोग साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ गया है। अगर अभी भी हम लोग नाक के अंदर उंगली डालते हैं तो एक हाथ हम लोग का भींगेगा। क्यों? क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन ऐसा नहीं है कि जब हम लोग को कॉमन कोल्ड होगा, फीवर होगा, तभी म्यूकस का सिक्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। म्यूकस का सिक्रेशन रेगुलर होते रहता है। क्यों? क्योंकि म्यूकस हम लोग का प्रोटेक्शन का काम करता है। जो धूल में जाते हैं, कभी घर में रहिएगा तो जो म्यूकस का जो लेयर होता है, नाक साफ कीजिएगा तो डस्ट नहीं निकलेगा, बिल्कुल क्रीमी व्हाइट निकलता है। लेकिन अगर बाहर फील्ड में काम कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, तो नाक को साफ करने के बाद जो म्यूकस का जो लेयर वाला जो कवरिंग निकलता है, जिसको म्यूकस लेयर हम लोग जो निकलेगा उस टाइम क्या रहेगा, डस्ट रहेगा, ब्लैक कलर का रहता है। क्यों? क्योंकि वो म्यूकस प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। उस टाइम आप बाहर गए, फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में आ रहा था, उसे रोकने का काम किसका था, म्यूकस का था। उसने रोका, इसीलिए वो म्यूकस गंदा हुआ। लेकिन जब हम लोग घर में हैं, उतना ज्यादा डस्ट नहीं है, इसलिए जो म्यूकस का लेयर होता है क्लीन होता है और क्रीमी कलर का होता है। यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया नॉर्मल। अब हम लोग इसमें चलते हैं, जिसे अस्थमा हो गया है। तो ये क्या हुआ, अब ये मसल्स है, मसल्स में यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ये मसल्स दबेगा ना। अभी भी अगर हम हाथ को ऐसे कर रहे हैं, ये नॉर्मली ऐसे इन्फ्लामेटेड है। अगर कुछ भी अंदर सिक्रीशन बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या प्रेस कर रहे हैं, तो मसल्स पीछे की ओर जा रहा है, ये फूलेगा तब ना, पीछे की ओर जाएगा तब तो ये फूलेगा पीछे की ओर। तो यही चीज हो रहा है, ये मसल्स पीछे की ओर धक्का दिया जा रहा है, धक्का होगा, ये मसल्स क्या हुआ है, सप्रेस हो गया इधर। और ये जो वॉल था, ये जो बाल था, एयरवे का वॉल था, वो थिक हो गया है। एयरवे का वॉल था जो कि थिक हो गया है, और यहाँ म्यूकस का भी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। जो पर्सन को एलर्जी होता है, काफी ज्यादा छींकता है, काफी ज्यादा स्नीजिंग करेगा, यानी कि उसे जो नोज का सिक्रीशन प्रोडक्ट होता है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अभी हमें एलर्जी किसी चीज से नहीं है, तो नॉर्मली अगर खड़े हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिससे ये मार्कर का जो स्मेल होता है, इससे जो डस्ट निकलता है, उससे एलर्जी होता है। तो पर्सन को क्या होता है, काफी ज्यादा स्नीजिंग आता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये जो एयरवे का वॉल था वो इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हुआ है ये, तो यहाँ का जो म्यूकस का जो था, म्यूकस का जो एक लेयर था, वो भी काफी ज्यादा पास में आ जाता है। अब दोनों चीज पास में आ गया, इस तरह से नाली है, इस तरह से एयर का जो फ्लो है ज्यादा रहेगा। अब इस तरह से नाली कर दिए, तो फ्लो होगा? नहीं होगा। नॉर्मली अगर हम लोग बागवानी भी करते हैं, खेत में पानी देना, फूल में पानी देना, उतना तो नहीं, लेकिन अभी छत पे हम लोग फूल लगाते हैं, फूल को पानी देते हैं। अगर पाइप से पानी दे रहे हो, बड़ा पाइप है, जिससे ज्यादा पानी जा रहा है, अगर वही एकदम पतला सा पानी पाइप ले लेते हैं, स्ट्रॉ ले लेते हैं, जिससे हम लोग डव ये सब पीते हैं, या फ्रूटी पीते हो, माजा पीते हो, जो भी, वो स्ट्रॉ से अगर पानी अगर हम लोग फ्लावर को देना स्टार्ट करेंगे, एक दिन में फूल सारे को पानी मिल जाएगा ना। वही चीज होता है अस्थमा में। बॉडी का ये जो ब्रोंकियोल्स है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एयर पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। अब एयर नहीं मिल रहा है तो बॉडी को ऑक्सीजन डिमांड में फुलफिल नहीं हो रहा है। ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गया। जो नॉर्मल एयरवे था काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये जो एयरवे मसल्स था काफी ज्यादा टाइट हो गया है, काफी ज्यादा टाइट हो गया। अब यहाँ तो ऐसा नहीं कि इसको फैलना रहे तो यहाँ पे मसल्स जो फाइबर सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, नहीं, फाइबर सिक्रीशन यहाँ इंक्रीज नहीं होता है। जो फाइबर सिक्रीशन वहां पे है बिल्कुल वही मौजूद होगा, लेकिन उसके बीच का जो एरिया होता है, स्पेस होता है, वो इंक्रीज कर लेता है, और ये जो वॉल होता है पूरी तरह से इन्फ्लामेट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? ये लंग्स है, क्या है, राइट लंग्स किसे बोलेंगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अभी भी क्लास में क्या देखने को मिलता है, इधर साइड राइट लिख देंगे, इधर लेफ्ट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये बिल्कुल गलत है। जब भी हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे, अगर ये मेरा कॉपी है, इस पे अगर डायग्राम बना है तो उस चीज पे खुद को फील कीजिए। उस पे अगर आप सोइए तो किस साइड हुआ मेरा राइट, इस साइड मेरा राइट होगा, इस साइड मेरा लेफ्ट होगा। इस चीज को करना है, तो कभी भी डायग्राम में गलती नहीं होगा। ये क्या होगा, मेरा लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। बहुत सारे डायग्राम हो गए, लंग्स हो गया। अगर लीवर बनाया जाए
तो लीवर में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, इस तरह से लीवर तो बना देंगे, ठीक है, लीवर इस तरह से बन गया, इस तरह से लीवर बन गया। लेकिन इसके बीच में जो ये जो क्यूब बनता है, जो कॉलम बनता है, इसे राइट लेफ्ट फर्स्ट चैम्बर, थर्ड चैम्बर, सेकंड चैम्बर से डिवीजन किया जाता है। तो इस तरह से करना, ये लंग्स मेरा बॉडी में इस तरह से, ये लंग्स यहाँ से अगर उठाएं तो इस तरह से यहाँ पे फिक्स होगा, ना कि यहाँ पर आकर फिक्स कर देंगे। जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में, जिस फ्रेम में उस फिगर को बना रहे हैं उस फ्रेम में खुद को सुला दीजिए। जिस साइड में राइट साइड जाएगा वही राइट होगा डायग्राम का, और जो लेफ्ट रहेगा वो डायग्राम का लेफ्ट होगा। कभी भी इस तरह से फील नहीं करना कि कॉपी में लिख रहे हैं इधर राइट आ रहा है इधर राइट लिख देंगे, इधर लेफ्ट आ रहा है लेफ्ट लिख देंगे, नहीं। कॉपी में अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो इस फ्रेम पे आप खुद को सुलाइए, जिधर राइट जा रहा है उधर राइट लिखेंगे, जिधर लेफ्ट जाएगा उधर लेफ्ट लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अस्थमा का डिफिनेशन पढ़ते हैं। अस्थमा का डिफिनेशन है क्या? अस्थमा का डिफिनेशन है, ये अस्थमा क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। अब क्रॉनिक मतलब क्या होता है, एक्यूट मतलब क्या होता है? क्रॉनिक मतलब होता है जो लंबे टाइम तक रहता है, जो 4 से 6 मंथ को अगर क्रॉस कर रहा है वो डिजीज तो उसे क्रॉनिक बोलेंगे। अगर 4 मंथ से पहले है, 4 मंथ से पहले वो रिकवर कर जाता है अगर वो पर्सन, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्यूट डिजीज बोलेंगे। अस्थमा क्या है? क्रॉनिक डिजीज है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अस्थमा का 2 टाइप होता है, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। किसी को बचपन से ही किसी चीज से एलर्जी होता है, कोई धीरे धीरे यंग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, 36-35 ईयर के ओल्ड के जाएंगे तब किसी चीज से एलर्जी होगा। कभी डॉक्टर के पास जाइएगा तो कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनको बोला जाता है कि मशरूम से एलर्जी है, ब्रिंजल से एलर्जी है, किसी वैसा कोई पत्ता है जिससे उसे एलर्जी है, दूध से भी किसी किसी को एलर्जी होता है। तो ये क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक हुआ, ठीक है, जो कि कभी ठीक होने वाला नहीं है। अगर मशरूम से अगर हमें एलर्जी है तो जिस टाइम अगर हम मशरूम खाएंगे उसी टाइम मेरा बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये होता है क्या? अस्थमा क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज है। अब ये क्रॉनिक डिजीज है तो किसका है? एयरवे का। एयरवे का क्यों है? क्योंकि ये रिस्पायरेटरी डिजीज है। अब रिस्पायरेटरी मतलब रिस्पायरेशन, सांस लेना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब ये किसके कारण होता है? अस्थमा अगर हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है। क्या कॉज करेगा? एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉज करता है। अब एलर्जिक रिस्पॉन्स हम लोग का बहुत तरह से हो सकता है, या उससे खुजली होगा, इचिंग जिसको बोलते हैं, खुजली होगा, स्नीजिंग होगा, कफ होगा, फीवर आ जाएगा, काफी तरह का होता है। किसी चीज से एलर्जी हुआ तो रैशेस देखने को मिलेगा, पूरा बॉडी रेड हो जाता है। जिसे मेरे आगे का कोई मेडिसिन खा रहे हैं जिससे एलर्जी होता है, बहुत सारा ऐसे लोग होते हैं जिसको पैरासीटामोल, पीसीएम से भी एलर्जी होता है, और एंटीमेटिक ड्रग्स होता है उससे भी एलर्जी होता है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट चलता है उस पेशेंट का। उसके बाद क्या है? ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन रिवर्सिबल नैरो। जो ब्रोंकाई है वो क्या होता है? रिवर्सिबल नैरो होता है। और एयरवे का रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? वो अपने जगह पे रिलैक्स हो जाता है। जैसे अभी हम मशरूम खाएं, ठीक है, या कुछ वैसा जैसे परफ्यूम है, अभी मशरूम से नहीं उतना समझ में आया क्योंकि रिस्पायरेटरी में जा रहे हैं, कोई वैसा परफ्यूम है, काफी जैसे इत्र है, इत्र से काफी लोगों को एलर्जी होता है, तो वो इत्र हम अगर स्मेल किए तो वो स्मेल का, इत्र का जब तक पार्टिकल्स है, मेरा ब्रोंकाई है जो कि इन्फ्लामेट हो जाएगा, कुछ देर बाद उसका पार्टिकल्स खत्म होगा, वहां से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कर देगा, कुछ देर बाद वो अपना जगह पे आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। एक डिजीज होता है इरिवर्सिबल, जो कि एक बार हो गया तो फिर वापस रिकवर नहीं होगा। एक होता है रिवर्सिबल, अगर वो चीज हुआ है तो वापस वो ठीक हो जाएगा। जैसे पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? इन्फ्लामेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, तो इन्फ्लामेशन किस में जाएगा? रिवर्सिबल में जाएगा या इरिवर्सिबल में जाएगा? तो ये जाएगा इरिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में? इन्फ्लामेशन जाएगा रिवर्सिबल में। अभी देखिए, अगर यहाँ मेरा जख्म हुआ था तो क्या हुआ? ये कट लगा तो कुछ दिन पहले काफी ज्यादा इन्फ्लामेट था, लेकिन अब तो इन्फ्लामेट नहीं है ना, अब ठीक हो गया, तो क्या हुआ? रिवर्सिबल हो गया। क्या हो गया? रिवर्सिबल हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये ड्यू टू किसको हो रहा है?
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, एयरवे ड्यू टू किसके कारण ये हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जो ब्रोंकाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, किसमें हो रहा है, अस्थमा में हो रहा है। क्या कॉज करेगा, एलर्जी कॉज करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले अगर कोई भी अस्थमा के बारे में पूछा तो अस्थमा को बोलेगा ये क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। क्या होता है इसमें जो ब्रोंकियोल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कैसा डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है। ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। अब ये अपने जगह पर रिवर्सिबल हो रहा है, मतलब ये कुछ टाइम बाद ठीक हो जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको रिवर्सिबल। अब क्यों हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। अब क्या कॉज करेगा, एलर्जी कॉज करेगा, रिएक्शन कॉज करेगा, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा। यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो गया। हम लोग क्या देखेंगे, टाइप ऑफ अस्थमा। अस्थमा के बारे में देखिए कैसे हो रहा है, कैसा उसका कैनाल का कैसा स्ट्रक्चर हो जा रहा है, वो सारा चीज देख लिए। अब अस्थमा का टाइप देखते हैं। अस्थमा का टाइप कितने तरह का होता है, 5 टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है, एटॉपिक अस्थमा। एटॉपिक अस्थमा मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसमें अगर स्किन टेस्ट करवाया जा रहा है, फैमिली स्किन टेस्ट करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, फैमिली स्किन टेस्ट करवाया जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आया मतलब फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट है वो एलर्जी, क्या है, फैमिली हिस्ट्री में वो एलर्जी प्रेजेंट है। मतलब अगर किसी चीज से एलर्जी अगर उससे पेरेंट्स को है, उसी चीज से एलर्जी अगर उसके बच्चे को है, उसे क्या बोलेंगे, एटॉपिक अस्थमा बोलेंगे। मानिए मेरे को एलर्जी किसी चीज से है, मानिए अभी सबसे ज्यादा फॉग परफ्यूम चल रहा है, तो फॉग परफ्यूम से अगर हमें एलर्जी है, तो मेरे जो आने वाले जो बच्चे, मेरे आने वाला जो पीढ़ी है, अगर उसे भी उसी परफ्यूम से एलर्जी है, तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा अस्थमा, एटॉपिक अस्थमा बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नन एटॉपिक अस्थमा। इसमें अगर फैमिली स्किन टेस्ट करवाया जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, फैमिली स्किन टेस्ट करवाया जाएगा तो नेगेटिव आया, मतलब फैमिली हिस्ट्री में प्रेजेंट नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रेजेंस नहीं है कि मेरे में, ऐसा भी होता है कि मेरे को किसी चीज से एलर्जी है लेकिन मेरे पेरेंट्स को किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, नन एटॉपिक अस्थमा। जरूरी नहीं है कि जो अस्थमा हो रहा है वो हिस्टोरिकल ही आते जाए, फैमिली हिस्ट्री को फॉलो करें, जरूरी नहीं है। अगर कोई वैसा एलर्जी है, किसी वैसा अस्थमा किसी पर्सन को हो रहा है जो पूरी तरह से फैमिली हिस्ट्री को फॉलो कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एटॉपिक अस्थमा बोलेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल को है, फैमिली हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है उसका, तो उसे नॉन एटॉपिक अस्थमा बोलेंगे। उसके बाद है ड्रग्स इंक्लूडेड अस्थमा, कि कोई ऐसा मेडिसिन, कोई ऐसा ड्रग्स जिससे स्पेसिफिक किसी पर्सन को प्रॉब्लम होता है। एग्जांपल में क्या होता है, एनएसआईडी। एनएसआईडी से काफी ज्यादा लोग को प्रॉब्लम होता है अस्थमा से। एनएसआईडी से काफी लोग को एलर्जी देखने को मिलता है। एनएसआईडी से काफी लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद एस्पिरिन, एस्पिरिन और लोग को ज्यादातर, यहाँ पे जो भी हम लोग बात करेंगे ऑन एन एवरेज का बात करेंगे, ऐसे तो बहुत लोग एंटीबायोटिक से भी एलर्जी देखने को मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम लोग का होता है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। एनएसआईडी हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये काफी ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है कि इस चीज से एलर्जी होता है। तो ये क्या होगा, ड्रग्स इंक्लूडेड अस्थमा। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या होता है, जो कॉटन मिल में काम कर रहे हो या सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कुछ वैसा स्मोकिंग एरिया, अल्कोहल फैक्ट्री हो गया, अगर उस एरिया में काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा कुछ वैसे फ्यूम्स हो गया, परफ्यूम हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है वहां, अल्कोहल ये सब क्या है, ऑर्गेनिक में ही जाता है। अगर वहां ऑर्गेनिक चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वैसा फैक्ट्री है, कॉटन फैक्ट्री है, ये सारा किस में जाएगा, ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है, जॉब। जिस चीज में अगर जॉब कर रहे हैं आप, अगर उसी चीज से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मानिए कि टीचिंग यहाँ हम कर रहे हैं, अगर हमें इसी चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, ये इंक है, इसका स्मेल है, इसका डस्ट से अगर हमें प्रॉब्लम है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन होता है, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन होता है,
तो उसमें ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी लिया जाता है कि पेशेंट को क्या किसी चीज से एलर्जी है। तो सबसे पहले ये भी पूछा जाए कि आप क्या काम करते हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर बोले ऑक्यूपेशन मेरा टीचिंग है और मुझे इसी चीज से प्रॉब्लम है, ये क्या, इसमें अल्कोहल का मात्रा काफी ज्यादा होता है, अल्कोहल का मात्रा काफी ज्यादा होता है, तभी इसे इरेज करते हैं, इवोपरेट हो जाता है गंद। अगर जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम है वो इस तरह से इरेज नहीं होगा, इस तरह से इरेज नहीं होगा, उसका जो कलर है वो इसी में रह जाता है। और हम लोग का हाथ भी डस्ट नहीं होता, देखिए पूरी तरह से ब्लू है, नहीं है, इरेज किया कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें इवोपरेशन देखने को मिलता है, इसमें अल्कोहल काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसे कभी पढ़िएगा, इसका कवर ऐसे पढ़िएगा, उसमें शायद देता होगा, देख लीजिएगा एक बार। तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। उसके बाद है एक्सरसाइज इंक्लूडिंग अस्थमा। एक्सरसाइज इंक्लूडिंग अस्थमा 10 क्लास तक काफी ज्यादा स्कूल लाइफ तो सब लोग जिए होंगे। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो टीचर क्या करते हैं कि 5-10 मिनट तक आप लोग इसी फील्ड में, उसी ग्राउंड में राउंड लगाइए, और क्लासरूम में जाने के बाद आप चिल वाटर नहीं पिएंगे, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पिएंगे। जहाँ तक तो ये भी बोला जाता है कि पानी पीना ही नहीं है 5 से 10 मिनट तक। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो पी सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी पीना है। तो उस टाइम क्या होता है कि बॉडी हम लोग का क्या होता है, गर्म होता है, मैकेनिकल एक्टिविटी हाई होता है, और अचानक से अगर उसको ठंडा मिलेगा, काफी ज्यादा ठंडा पानी मिलेगा, तो उसे एलर्जी रिस्पॉन्स कर देता है। अगर 30 मिनट से ज्यादा अगर वो पर्सन एक्सरसाइज किया है, 30 मिनट से ज्यादा अगर वो एक्सरसाइज किया है और उसे क्लाइमेट में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, हॉट टू कोल्ड या कोल्ड टू हॉट जाता है, तो उसे देखने को मिलेगा एक्सरसाइज इंक्लूडिंग अस्थमा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक है प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस मतलब सबसे ज्यादा कौन से एज में, तो 10 से 12% होता है एलर्जी एडल्ट में पाया जाता है, और 15% एलर्जी चिल्ड्रन में पाया जाता है। एवरेज निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा एलर्जी किसको देखने को मिल रहा था, 15% है जो कि चिल्ड्रन को देखने को मिल रहा था, 10 से 12% एडल्ट को देखने को मिल रहा था। यहाँ तक टाइप ऑफ अस्थमा में सारे कुछ क्लियर हो गया। एटोपिक किसे बोल रहे हैं, नॉन एटोपिक क्यों बोल रहे हैं, ड्रग्स इंक्लूडेड क्यों बोल रहे हैं, ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्यों बोल रहे हैं, एक्सरसाइज इंक्लूडेड अस्थमा क्यों बोल रहे हैं, सारा इधर डिफिनेशन नहीं भी याद होगा कि ये वर्ड को समझ जाएंगे, क्लियर है। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी पर्सन को अस्थमा है तो उसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और भी हो सकता है, अस्थमा होने के साथ साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्या है, रिस्पायरेटरी फेलियर। रिस्पायरेटरी फेलियर होने का मतलब बार बार अगर वो एलर्जी के कांटेक्ट में, एलर्जन के कांटेक्ट में अगर जा रहा है तो इसे रिस्पायरेटरी फेलियर होने का चांसेस है। स्टेटस अस्थमेटिकस किसको बोलते हैं, प्रोलॉन्ग अस्थमा, मतलब लंबे टाइम तक अगर अस्थमा उसे है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेटस अस्थमेटिकस। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, एल्वुलाई सैक होता है, उसमें म्यूकस का एक्यूमुलेशन होता है, इन्फ्लामेट हो जाता है, लंग्स का जो पेरेन्काइमा लेयर होता है अगर वो इन्फ्लामेट हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, निमोनिया। उसके बाद कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट जो कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें अगर ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है तो ये सारा क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में आता है। किसका, अस्थमा का कॉम्प्लिकेशन ये सारा शो करता है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है इसलिए हम लोग इसे सिलेक्ट किए हैं। किसी भी पर्सन को अस्थमा हुआ है तो अब कैसा कैसा मैनेजमेंट दिया जाएगा, तो एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, तो यहाँ उसका कोई भी यूज नहीं है, सर्जिकल मैनेजमेंट अस्थमा में नहीं होता है। तो हम लोग इसमें देंगे क्या, मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। क्यों, क्योंकि ये रिकवर हो जाता है, क्रोनिक तो है लेकिन ये रिवर्सिबल है, इसीलिए इसे मेडिकल मैनेजमेंट देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले देंगे ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर कहने का मतलब है जो ब्रोंकियोल्स है वो डायलेट हो जाएगा, मतलब वो रिलैक्स हो जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा, जो एयर का फ्लो है वापस उसी रेट में होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, वाइडनिंग ऑफ एयरवे। इसका एग्जाम्पल क्या है ड्रग्स का, साल्ब्यूटामोल और एल्ब्यूट्रॉल। क्या है, साल्ब्यूटामोल और एल्ब्यूट्रॉल इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सैंथिन डेरिवेट्स। क्या है, एक्सैंथिन डेरिवेट्स। एक्सैंथिन डेरिवेट्स का क्या काम होता है, स्मूथ मसल्स है उसे रिलैक्स कर देना। स्मूथ मसल्स है जैसे यहाँ पर ब्रोंकियोल्स जो हम लोग बनाते हैं तो साइड में जो मसल्स का लेयर होता है, मसल्स के लेयर के बाद ही ना एयरवे का वॉल्स होता है, तो ये मसल्स को रिलैक्स कर देना, क्योंकि वही मसल्स है जो कि इन्फ्लामेट होता है,
जिसका एग्जाम्पल होता है थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन। क्या होता है? थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन। उसके बाद है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक में क्या होता है? इसमें भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट को और क्या बोला जाता है? नेबुलाइजर बोला जाता है। क्या? नेबुलाइजर भी इसी को बोला जाता है। नेबुलाइजर में क्या होता है? एट्रोपिन सल्फेट होता है। नेक्स्ट वन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि मसल्स को डायलेट कर देता है, उसके आसपास जो स्मूथ मसल्स है उसे डायलेट कर देता है। इसका एग्जांपल क्या है? बीटामेथोजोन। क्या है? बीटामेथोजोन है और ब्रोंकोडायलेटर है ये। और क्या है? एंटी इंफ्लामेटरी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स भी बोलते हैं। किसे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसका एग्जांपल क्या है? बीटामेथोजोन है। उसके बाद क्या है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर मतलब क्या होता है? उसमें जो मास्ट सेल का जो सिक्रीशन है उसे स्टॉप कर दिया जाता है। वो क्या होता है? क्रोमोलिन सोडियम। क्या होता है? क्रोमोलिन सोडियम है। किसका एग्जांपल है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर का है। उसमें क्या होता है? मास्ट सेल का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है, स्टॉप हो जाता है। यह होता है अस्थमा का पूरी तरह से खत्म। इसमें आप कमेंट करके बताइए कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा। अस्थमा में नर्सेस लोग क्या क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी अस्थमा में।